हेलो बच्चों, आज से हम केमिस्ट्री में एक न्यू चैप्टर पॉलीमर स्टार्ट कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ व्यू से ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, छोटा चैप्टर है और 3 मार्क्स का चैप्टर है। इसके अलावा जो आप नीट की एग्ज़ाम दोगे या कंपटीशन एग्ज़ाम IIT PMT जो भी आप दोगे उसमें डायरेक्ट NCERT या RBSC बोर्ड से डायरेक्ट इस चैप्टर से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो बड़े ध्यान से पढ़ोगे, सिंपल चैप्टर है और शायद यदि आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये चैप्टर साथ के साथ आपको लर्न भी होता जाएगा, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जब पॉलीमर की यदि अपन बात करें, बहुलक पॉलीमर इसको इंग्लिश में बोला जाता है। पॉलीमर शब्द जो है बहुलक, ये सामान्यतः प्लास्टिक के लिए यूज किए जाते हैं। सामान्यतः बोला भी प्लास्टिक जाता है बहुलक को, लेकिन पॉलीमर शब्द 2 ग्रीक शब्द होते हैं। एक तो होता है पॉली और एक होता है मर। पॉली का मतलब होता है हिंदी में अनेक और मर का मतलब होता है इकाई। पॉली यानी अनेक और मर का मतलब होता है इकाई, अर्थात अनेक इकाइयों से जो चीज़ मिलकर बनी हुई होती है उसे पॉलीमर कहा जाता है। अब बात ये आती है कि अनेक इकाई होती क्या है, तो छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं। इन छोटी छोटी इकाइयों को एकलक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एकलक। जैसे इसे समझने के लिए बात करें कि एक दीवार होती है, जैसे मान के चलो ये दीवार है और ये किससे मिलकर बनी हुई है? ईंटों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, ये दीवार हमने किससे बना दी? ईंटों से। इसमें ईंटें लगी हुई हैं, तो ये पूरी दीवार तो एक तरह से बहुलक है और इसकी ये जो छोटी छोटी ईंटें हैं ये, ठीक है, इन छोटी छोटी ईंटों को बोला जाएगा यहाँ पर एकलक। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ईंट एकलक होती है, मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आप बता रहा हूँ कि ये एकलक हो गया आपका और ये कंप्लीट जो यूनिट बनी ये आपकी क्या हो गई? पॉलीमर यानी कि बहुलक हो जाएगी। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी इकाई जो बार बार रिपीट की जा रही है और उससे एक बड़ी बृहद इकाई का निर्माण हो रहा है, तो वो बृहद इकाई बहुलक है और वो छोटी सी छोटी इकाई क्या है? आपकी एकलक इकाई है। ठीक है, एकलक इकाई को इंग्लिश में मोनोमर कह देते हैं हम और ये पॉलीमर आपका कहलाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि एकलक इकाई जो होती है हमारी, एकलक इकाई, इन एकलक इकाइयों को बार बार रिपीट होती जाती हैं, बार बार रिपीट होती जाती हैं और बहुलक का क्या हो जाता है? निर्माण। और एकलक से बहुलक बनने की प्रक्रिया बहुलीकरण कहलाती है। एकलक से बहुलक बनने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? बहुलीकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक साइंटिस्ट हुए थे स्टाउडिंजर नाम के, स्टाउडिंजर नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे और इन स्टाउडिंजर ने क्या बताया था कि वे इकाइयाँ जो बार बार रिपीट भी होती जाती हैं और जिनका अनुभार, इनका अनुभार 10,000 म्यू यानी कि AMU कह लो, म्यू कह लो, 10,000 म्यू तक, माइक्रोन तक होता है, वे आपकी बहुलक की श्रेणी में आ जाती हैं। इनमें छोटी छोटी इकाइयाँ बार बार रिपीट होती जाती हैं। अब कंप्लीट चैप्टर के लिए मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि कंप्लीट चैप्टर में आपको बहुलक याद नहीं करने, आपको पूरी चैप्टर में याद होनी चाहिए एकलक इकाइयाँ। यदि आपको एकलक इकाइयाँ याद हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बना बनाया हलवा है जिसे आपको खाने की देर है ओनली। यदि आपने ये एकलक याद कर लिए, और ज़्यादा भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 होंगे, टोटल 15 या 20 के आसपास हैं, और इनको यदि आपने लर्न कर लिया, जिसमें से आप 7-8 तो वैसे ही जानते हो नॉर्मली, तो इनको याद करने पे आपको पूरा चैप्टर ही लर्न हो जाएगा और बड़े सिंपल 3 नंबर के इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखोगे। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी ये कह सकते हैं पूरा चैप्टर का सार ही हम बताने जा रहे हैं, एकलक इकाइयाँ। और आजकल क्वेश्चन जो पुटअप किए जाते हैं वो इस तरह से पुटअप नहीं किए जाते कि इस बहुलक की स्ट्रक्चर बनाइए या ये क्या होता है, ये बहुलक कौन सा है, किसने खोज की, कैसे क्या काम आता है। आजकल पूछा जाता है जैसे एक बहुलक ब्यूना एस, इसकी एकलक इकाइयाँ लिखो, तो एकलक इकाई तो मैं स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ आपको। तो एकलक इकाई यदि आपको याद है तो आपको पूरा का पूरा पॉलीमर ही याद हो गया चैप्टर। ठीक है, तो
फिर से कह रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, चाहे 10 बार लिखकर प्रैक्टिस करनी पड़े, एकलक इकाइयों को तुम आज ही याद कर लोगे, लिख लिख कर बार बार, कम से कम 2 या 3 बार आपको लिखना पड़ेगा। एक बार देख देख के लिखो, दूसरी बार ट्राई करो कुछ देख के, कुछ याद करके, और तीसरी बार में कंप्लीट आप लिखोगे, ये लर्न करोगे। और ये यदि आपको एक बार लर्न हो गई तो इसका मतलब ये है कि आपको पूरा चैप्टर ही लर्न हो गया। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन एकलक इकाइयों की। मोनोमर क्या क्या है? देखो, सबसे पहले मैं एकलक यानी कि मोनोमर ले रहा हूं। एकलक इकाई, और ये एकलक इकाई जब आपस में मिलेंगी, बार बार रिपीट होंगी, तो निर्माण होगा किसका? बहुलक का। तो इनसे कौन सा बहुलक बन जाएगा? ठीक है, तो एकलक इकाई में मैं सबसे पहले ले रहा हूं एथीन। इसको एथिलीन भी बोल देते हैं, एथीन या एथिलीन भी इसको बोल दिया जाता है। और इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसकी बहुलक इकाई की बात करें हम, तो एथीन से पॉली यानी अनेक, तो क्या बन जाएगा? पॉलीथीन बन जाएगा। जो बहुलक बनेगा इसका वो क्या बनेगा? पॉलीथीन बनेगा। ठीक है, और वैसे होता पॉली एथीन है, लेकिन हम पॉलीथीन बोल देते हैं उसको, तो पॉलीथीन इसका बन जाएगा। लेकिन अब जैसे मैं बहुलक इकाई बनाऊं आपके आगे, तो किस तरह से? देखो, यहां पर कितनी इकाई है मेरे पास? ओनली 1 इकाई। और पॉलीथीन या पॉली एथीन, तो इसमें आपको पता है कि पॉली यानी अनेक इकाई होंगी, और अनेक को दर्शाने के लिए मैं n यूनिट लूंगा इसकी। अब एक्चुअली क्या है, यहाँ पर एक यूनिट है, ना ये इधर किसी से अटैच है, ना ये इधर किसी से अटैच है। तो मैं यदि इसकी एकलक इकाई से बहुलक इकाई बनाऊं, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, भाई दोनों तो आपस में कनेक्ट होंगे ही होंगे, CH2 से दूसरा CH2 कनेक्ट होगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो कार्बन है, ये इधर भी किसी से कनेक्ट होगा और ये इधर भी किसी से कनेक्ट होगा। तो आप याद रखोगे डबल बॉन्ड को आपको खोल देना है। ठीक है, मतलब ये डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे? बॉन्ड। तो इसको आपको खोल देना है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ लगाकर इधर फ्री कर देना, और इसको यहाँ लगाकर इधर फ्री कर देना, कि भाई ये वाला इलेक्ट्रॉन किसी और से इधर जुड़ जाएगा और ये किसी और से इधर जुड़ जाएगा। ठीक है भाई, कैसे जुड़ जाएगा आपके समझ में नहीं आ रहा हो तो आप यहाँ देखोगे एक बार, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ऐसी मैं कह रहा हूं अनेक इकाई हो जाएंगी, पॉली का मतलब है अनेक इकाई। तो जैसे एक इकाई ये और आ गई मान के चलो, इसके बाद एक और इकाई ये आ गई, तो अब इसमें क्या होगा? ये यूनिट बार बार जुड़ेंगी। कैसे? जैसे इस बॉन्ड को खोल दिया मैंने, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इसके पास, भाई इन कार्बनों के इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं खोल दूंगा तो एक इसके पास, एक इसके पास, इसको खोल दूंगा मैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अभी भी ये अनेक है, अभी तो मैंने केवल 3 यूनिट लिए हैं, तो अनेक इकाई इधर भी चलेंगी और इधर भी चलेंगी आपकी। तो ये दोनों आपस में 2 इलेक्ट्रॉनों से एक बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा, और ये आगे किसी को जोड़ने के लिए स्वतंत्र हो गई और ये किसी और को जोड़ने के लिए स्वतंत्र हो गई। तो कंटिन्यू इधर चलता जाएगा, कंटिन्यू इधर चलता जाएगा, और इसके आगे मैं क्या लगा दूंगा? n। n का मतलब अनेक इकाई जुड़ती जा रही हैं, तो ये आपका बहुलक कहलाता है। तो शॉर्ट में इसको कैसे दर्शाया जाएगा, ये तो मैंने बनाने का तरीका आपको बता दिया है। शॉर्ट में कैसे दर्शाएंगे कि एक इलेक्ट्रॉन इधर खाली हुआ था, एक इधर खाली हुआ था, और इस पर क्या लगा दोगे आप? n। तो ये आपका बन गया पॉलीथीन। ठीक है, बाद में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इन सभी चीज़ों को। अभी आपको ये नहीं सीखना है, आपको ये सीखना है कि पॉलीथीन की एकलक इकाई एथीन होती है या एथिलीन होती है। फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट, प्रोपिलीन या प्रोपीन। ठीक है, अब एक बात बताओ, प्रोप यानी कितने कार्बन एटम होते हैं? आपको पता है 3 कार्बन एटम होते हैं। तो यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब ये तो एथीन ही बन गया। अब एक कार्बन एटम और बढ़ाना है प्रोप का, तो मैं यहां से एक H हटाऊंगा, बैलेंसी खाली तो करनी पड़ेगी, और एक मैं यहां पर लगा देता हूं CH3।
अब आप कहोगे सीधा क्यों नहीं लगाया, तो सीधा लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन याद करो जब मैं इसका बहुलक बनाऊंगा तो बहुलक बनाते वक्त मेरे को क्या करना पड़ेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 मान के चलो मैंने सीधा ले लिया, और फिर मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3 मान के चलो ये भी सीधा ले लिया। तो अब मैं यहाँ से डबल बॉन्ड खोलना है मेरे को जोड़ने के लिए, और बीच में ये बाधा उत्पन्न करेगा, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से इस तरह से लिखता हूँ। देखो आप, प्रॉब्लम का समाधान हो जाता है, CH3 एक इकाई, फिर CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, और भी आगे इकाई लेना चाहूँ मान के चलो, और कंटिन्यू इधर चलता जाए, कंटिन्यू इधर चलता जाए। तो देखो इस बॉन्ड को मैंने खोला, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इधर, इसको खोला मैंने एक इधर एक इधर, इसको यहाँ से हटाया इधर इधर, ये दोनों बॉन्ड बना देंगे, ये बॉन्ड बना देंगे, ये इधर से वैलेंसी खाली और ये आगे खाली, और पूरे पर क्या लगा दोगे, N। तो ये आपका क्या बन गया, पॉलीप्रोपिलीन। ठीक है, तो पॉलीप्रोपीन या पॉलीप्रोपिलीन का निर्माण इस तरह से हो जाता है। ठीक है, तो आप देखोगे ये क्या बन जाएगा, पॉलीप्रोपीन या पॉलीप्रोपिलीन, और क्या लिख दोगे, CH2 CH सॉरी नीचे CH3, इधर से वैलेंसी इधर से वैलेंसी, और होल पावर क्या लगा दोगे, N। क्लियर है, तो ये पॉलीप्रोपीन का आपका क्या हो गया, निर्माण हो गया है। ठीक, मैं एक जैसी इकाइयाँ लिख रहा हूँ पहले, जिससे आपको लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं आए। अब देखो इसमें से एक H हटाया, CH3 लगा दिया। इसी प्रकार से एक होता है आपका स्टाइरीन, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये एक वैलेंसी खाली है ये वाली। अब यहाँ यदि CH3 लगा दूँ तो प्रोपिलीन बन जाएगा, और यदि यहाँ पर मैं C6H5 लगा दूँ तो ये आपका स्टायरीन बन जाएगा। अब देखो कितना आसान है कि आपको याद करना है CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसमें आप एक H लगा दोगे, वो एक H को हटाकर CH3 लगा दोगे तो प्रोपीन, उस H के स्थान पर C6H5 लगा दोगे तो स्टायरीन। ठीक है, अब इससे पॉलीस्टायरीन बनाना है हमको, तो बहुलक का नाम क्या होगा, पॉलीस्टायरीन। तो क्या हो जाएगा, CH2, अब डायरेक्ट लिखेंगे, बार बार उसकी जरूरत नहीं है। CH2 यहां पर क्या कर दोगे, डबल की जगह आप सिंगल, यहां पर CH, नीचे C6H5, इधर भी खाली कर दोगे वैलेंसी को, इधर भी, और यहां पर क्या लगा दोगे, N यूनिट। ये आपका बन गया पॉलीस्टायरीन। रबर, कृत्रिम रबर वगैरह आती है, उनके निर्माण में यूज किया जाता है। इसी प्रकार होता है एक एक्रिलो नाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, सेम यही दोबारा से लिखना है, CH2 डबल बॉन्ड CH, और नीचे अब की बार लगा देना है साइनाइड समूह। देखो कितना आसान है, सबसे पहले ये एक H हटाकर CH3 लगाओगे तो ये बन जाएगा, CH3 जगह C6H5 लगा दोगे तो ये बन जाएगा, CH3 जगह CN लगा दोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, बहुलक क्या बनेगा ये तो आप जानते हो, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। पान खाया है कभी आपने, खाया होगा, कौन सा, चूने वाला, कत्थे वाला, सुपारी वाला, और बच्चे हो तो गुलकंद वाला। तो ये भी पान ही है, पर ये अलग तरीके का पान है। पॉली यानी P, एक्रिलो मतलब A, नाइट्राइल मतलब N, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। और राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, पान का निर्माण कीजिए। अब आपको नहीं पता तो आप तो यही कहोगे, सबसे पहले एक पत्ता लेते हैं, उस पर सुपारी रखते हैं और चूना लगाते हैं और पता नहीं क्या क्या लगा दोगे। ठीक है, तो ऐसे पान मत लगा देना, नहीं तो स्वाद के अनुसार नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या है, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल पान। अब बहुलक इकाई क्या बनेगी इसकी यदि आप बनाओगे तो बहुलक तो सेम आप जानते हो, यहाँ से सिंगल कर देना, इधर खोल देना, इधर खोल देना, और होल पावर क्या लगा देना है, N। तो CH2 CH, नीचे CN, और दोनों साइड वैलेंसी खाली करके क्या कर दोगे, N लगा दोगे। तो ये पॉली एक्रिलो नाइट्राइल पान बन चुका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या करें। तो देखो सेम इकाई चलती जा रही है बिल्कुल, इनमें कोई आपस में डिफरेंस है ही नहीं। एक होता है आपका, देखो पहले मैं यूनिट लिखता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप कहोगे तो सेम ही लिख दी, ये वाली और ये वाली, बिल्कुल सेम लिख दी। अब मैं दोनों H यहां से हटाकर क्या लगा देता हूं, F2, मतलब दो हाइड्रोजनों को दो फ्लोरीन के द्वारा रिप्लेस कर दिया है मैंने, और यहां पर भी H की जगह क्या लगा देता हूं, F2। तो कितने फ्लोरीन लगा दिए टोटल, 4।
तो टेट्रा, 4 को क्या बोलते हैं? टेट्रा। क्या लगाए? फ्लोरो, फ्लोरो या फ्लूओरो, ठीक है। और एथीन तो ये था ही आपको पता है, तो टेट्रा फ्लोरो एथीन, ठीक है, टेट्रा फ्लोरो एथीन। और इसका बनेगा क्या? पॉली टेट्रा फ्लोरो एथीन। और इसका एक और नाम है, ये तो घर का नाम हो गया एक तरह से, जो आपने सीख लिया कि पॉली लगाओ जो लिख रहा है उधर, लेकिन इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम और होता है, टेफ्लॉन। शायद सुना हुआ आपने, टेफ्लॉन। अब बहुलक क्या बनेगा ये बताओ? बहुलक तो आप सीख चुके हो, डबल की जगह सिंगल कर देना, इधर से खोल देना, इधर से खोल देना है। तो क्या करूं मैं? इधर से खोल दूं, CF2 CF2 और इस पर क्या लगा देना है? N। अच्छा, ये टेफ्लॉन आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ। आपके घर में नॉन स्टिक बर्तन होते होंगे। नॉन स्टिक बर्तन क्या होता है? ऐसे बर्तन जिनमें खाना चिपकता नहीं है। नॉन स्टिक कढ़ाई आती है, नॉन स्टिक तवा आता है। जैसे डोसे का मज़ा तुम घर पर आजकल ले पाते हो, क्योंकि पहले घोल जैसे लोहे के तवे पे डाल दे चिपक जाता था, तो आजकल वो चिपकता नहीं है। उसका कारण क्या है? नॉन स्टिक परत आती है उसके ऊपर टेफ्लॉन की, 3 लेयर वाली होती है, 5 लेयर वाली होती है। तो टेफ्लॉन की परत इसके ऊपर होती है और उस वजह से खाना उस पर चिपकता नहीं है, ठीक है। तो ये टेफ्लॉन वही है और बहुत सिंपल चीज़ है, CF2 CF2 और होल पावर N, ये टेफ्लॉन बन जाएगा आपका। नेक्स्ट, तो देखो कितनी हो गई, 5 यूनिट ऐसी हो चुकी हैं जो कंटिन्यू इन्हीं के रिपीट से बन रही है। मतलब तुम्हें CH2 डबल बॉन्ड CH2 याद है तो एक एक हाइड्रोजन हटाते जाओ और इनको लगाते जाओ, आपकी यूनिट बनती चली जाएगी। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से एक H को मैं ऐसे लगा दूँ, चलो ये आपका एथीन। CH3 लगा दूँ तो प्रोपीन, C6H5 लगा दूँ स्टाइरीन, यहाँ पर मैं लगा दूँ CN एक्रिलोनाइट्राइल, यहाँ से इसको भी हटाऊँ और दोनों हाइड्रोजन लगा दूँ, तो ये आपका क्या बन गया? टेट्राफ्लोरोएथीन। तो देखो सेम यूनिट है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब नेक्स्ट बात हम करते हैं इसमें। जैसे मेरे पास एक यूनिट है आपकी CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब आप कहोगे ये तो ये एथीन ही है, तो मैं भी कह रहा हूँ हाँ एथीन है, लेकिन यहाँ से मैं एक H हटा देता हूँ और हटाते बैलेंस ही क्या हो जाएगी? खाली। और सेम इसमें यही यूनिट और जोड़ दूँ, यही यूनिट इसमें और जोड़ देता हूँ। कैसे भाई? 2 यूनिट है मेरे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इधर से भी CH2 डबल बॉन्ड CH2। एक H इधर से हटा दूँ, एक H इधर से हटा दूँ। 2 यूनिट थी एथीन की, दोनों में से एक एक H को हटा दिया है। अब इसकी बैलेंसी काउंट करो, एक हाइड्रोजन और 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और एक हाइड्रोजन, टोटल 3 हो गए। इसी प्रकार 2 बॉन्ड और एक हाइड्रोजन 3 हो गए, और कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो मैं दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना दूं, ठीक है। यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बोलने की जरूरत नहीं है आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ऐसे थोड़ा टफ लगता है। कैसे बोलोगे? CH2 CH CH CH2, इस तरह से आपको याद हो जाएगा। अच्छा, प्रॉब्लम कभी आ जाए कार्बन को लिखने में तो एक सिंपल तरीका है, जैसे आपको ये हमेशा लर्न रखना है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। देखो इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन और 2 बॉन्ड हो गए 4। इस कार्बन पर 2 बॉन्ड और एक बॉन्ड, 3 बॉन्ड और एक हाइड्रोजन 4। इस कार्बन पर 1 2 3 और एक हाइड्रोजन 4। हाइड्रोजन प्लस बॉन्ड बराबर 4 होने चाहिए, ठीक है। तो यूनिट क्या बनेगी? 1 लाख यूनिट CH और इधर भी डबल बॉन्ड CH2। अब देखो इसकी काउंटिंग करें, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ठीक है। तो 1 नंबर पर डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, 2 पर आकर खत्म हो गया। फिर 2 पर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल को दर्शाते नहीं है। 3 पर आकर डबल स्टार्ट हो चुका है और 4 पर आते आते खत्म हो गया। तो डबल बॉन्ड कहाँ पर है? 1 पर है, 3 पर है। 1 पर और 3 पर डबल बॉन्ड है। एक जैसे कितने बॉन्ड है? 2, तो डाई, 1 3 डाई। और इसको चलो IUPAC नहीं पढ़ रहे तो उसके अकॉर्डिंग मत करो, डायरेक्ट कर दो ब्यूट। और जब भी डबल बॉन्ड एक से ज्यादा होते हैं ना, आ वर्ड लगा देते हैं, आ, तो ब्यूटा डाई इन, इसको बोल दिया जाता है। 1,3 तो आपके समझ में आ गया, 1 पर डबल बॉन्ड और 3 पर डबल बॉन्ड, तो 1,3। एक जैसे 2 होते हैं तो डाई, ये डाई लगा दिया। और डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड को एन,
डबल बॉन्ड को इन, ट्रिपल बॉन्ड को आयन, तो डाई इन, 2 बार इन है तो डाई इन। और 1 2 3 4 कार्बन से क्या बोलते हैं, ब्यूट। और डबल बॉन्ड जब भी एक से ज्यादा हो जाता है तो आ शब्द लगाते हैं, तो ब्यूटा। तो ये क्या हो गया, 1 3 ब्यूटा डाई इन। क्या हो चुका है, 1,3 ब्यूटा डाई इन। क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट, अब इसका पॉलीमर बनाओगे तो क्या हो जाएगा, पॉली 1,3 ब्यूटाडाइन। क्या बन जाएगा, पॉली 1,3 ब्यूटाडाइन। अब आप कहोगे कि पॉली 1,3 ब्यूटाडाइन जो है, अब इसको कैसे लिखें, इसमें तो डबल बॉन्ड 2 आ चुके हैं, तो तरीका तो वही लेना है आपको। कौन सा, देखो मैं यहां पर लिख के बता रहा हूं एक बार, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, एक और इकाई लिख देता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। आपको पता है डबल बॉन्ड खोलना है मेरे को, तो चलो यहां से खोल दो, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक है, फिर यहां से ये डबल बॉन्ड खोलना है, तो डबल बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, कार्बन को दे दिए भाई, उनके इलेक्ट्रॉन थे। ये खोलना है मेरे को, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, इस कार्बन को उधर लगा रहा हूं तो ये मत समझना हाइड्रोजन को मिल रहा है, हाइड्रोजन केवल बैलेंसी को पूरा करता है। और एक इस कार्बन को, इसको खोलूंगा, एक इसको मिल जाएगा, एक इसको मिल जाएगा। ठीक है, इसको इधर लगा दो। चलो अब इनको जोड़ते चलो, ये इधर से जुड़ेगा किसी और से, तो इसको तो खाली कर दो। देखो एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना देंगे, बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड, और ये खाली। तो इधर से ये चलता रहेगा, इधर से ये चलता रहेगा, और क्या लगा दोगे आप, एन। तो इस तरह से कंटिन्यू चलते चले जाएंगे। अब सिंपल तरीका सीखो, आपको ऐसे खुल खुल कर नहीं लगाना है, बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। सिंपल तरीका क्या है, तो सिंपल तरीका इसका क्या बनेगा, आप इसको एक बार लिख दो। चलो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। डबल को तो आपको खोलना है ही, तो जहां डबल दिख रहा है वहां से खोल दो। ठीक है, ये भी डबल दिख रहा है, यहां पर डबल था, यहां पर डबल है। अब आपको पता है ये डबल खुलेगा तो इलेक्ट्रॉन इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, ये डबल खुलेगा तो इलेक्ट्रॉन यहां भी और यहां भी, तो सिंगल तो डबल हो जाएगा और डबल सिंगल हो जाएगा। ठीक है, क्या कहा मैंने, डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड डबल हो जाएगा। तो यहां से देखो, इसको तो डबल कर देना, इन दोनों को खोल देना। ठीक है, और इधर भी फ्री, इधर भी फ्री, और होल पावर क्या लगा दो, एन। तो ये आपका बन गया पॉली 1,3 ब्यूटाडाइन। ठीक है, अच्छा एक चीज और, ऊपर वाली यूनिट में ही बता रहा हूं मैं, थोड़ा सा इसका एक और होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और होता है। जैसे मैंने यहां पर C6H5 लिया, तो ये क्या बन गया आपका, स्टायरीन। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरे से रह गया है, उसको मैं यहां बीच में लिख देता हूं। ठीक है, क्योंकि अब कंटिन्यू करना। एक होता है वाइनिल क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड नाम सुना होगा आपने, तो इसी को दोबारा लिख दो एक बार और। ठीक है, कैसे, मैं थोड़ी सी स्पेस बना लूं यहां पर, CH2 सिंगल बॉन्ड CH C6H5। ठीक है, स्पेस बन चुका है। अब इसमें अलग पेन से लिख देता हूं जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आए। तो वाइनिल क्लोराइड में वही लिखो आप, CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है, और CH2, अब एक हाइड्रोजन हटाकर इसके स्थान पर Cl लगाना है आपको, है तो वही है, बस आपको क्या करना है, एक Cl लगा देना है। बनेगा क्या, आप अच्छी तरह जानते हो, पॉली वाइनिल क्लोराइड। क्या बनेगा, पॉली वाइनिल क्लोराइड, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। अब बहुलक कैसे बनेगा, तो बहुलक तो आपके लिए बहुत सिंपल है, जिसमें एक ही डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड हटाओ, इधर फ्री इधर फ्री, तो क्या बन जाएगा, CH2 CH नीचे Cl और क्या लगा देना, N। ये आपका पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ठीक है, बहुत नाम सुना होगा PBC का, शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी, PBC। तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड जो ये वायर वगैरह होते हैं, तार, इनके ऊपर विद्युत रोधी परत बनाने में काम में आता है। तारों के ऊपर आपने देखा होगा। ठीक है, चद्दरें बनती हैं प्लास्टिक की, जो टेबल के ऊपर बिछाने के लिए काम में आती हैं। ये जो प्लास्टिक के त्रिपाल वगैरह आते हैं, उनमें
यूज लिया जाता है। बरसाती कोट होते हैं, बैग होते हैं, उनको बनाने में बहुत काम में लिया जाता है। चमड़े को मुलायम करने के लिए उसमें मिलाया जाता है, लेदर में मिलाया जाता है, बहुत ही यूज हैं इसके। डिटेल में सबको एक एक करके और पढ़ेंगे हम बाद में, अभी तो मैं केवल याद करने के लिए केवल एकलक इकाइयों को लिख रहा हूँ आपके आगे। तो ये क्या हो चुका है, 1,3-ब्यूटाडाइईन हो गया है आपका। नेक्स्ट आप देखोगे देखो 1,3-ब्यूटाडाइईन के बाद अब बात आती है हमारी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब मैं यहां से क्या कर रहा हूं, एक H को हटाकर यहां पर Cl लगा देता हूं। क्लियर है, ठीक है, Cl मैंने यहां पर लगा दिया। अब देखो इधर से 1 2 3 पर Cl है और इधर से 1 2 पर ये Cl और इधर से डबल बॉन्ड भी है और इधर से भी डबल बॉन्ड है। तो मैं काउंटिंग इधर से करूंगा 1 2 पर। तो मैं क्या करता हूं, 2 क्लोरो, 2 पर क्या लगा हुआ है, क्लोरीन, तो 2 क्लोरो और बाकी तो पूरा है ही ऊपर का ही 1,3-ब्यूटाडाइईन, तो 1,3 ब्यूटाडाइईन, ये इसका क्या होगा नाम। ये एकलक इकाई है और इसका जब बहुलीकरण करेंगे हम तो जो बहुलक बनेगा उसका नाम होता है क्लोरोप्रिन, क्लोरोप्रिन, या फिर इसका एक और नाम होता है नियोप्रिन, क्लोरोप्रिन या नियोप्रिन। अब इसको खोलकर कैसे लिखोगे आप, तो तरीका तो वही है। देखो CH2 एज इट इज, फिर यहां पर डबल की जगह आपको पता है क्या कर दोगे, सिंगल, यहां पर CH, सिंगल की जगह क्या कर दोगे, डबल, फिर C, नीचे कौन है Cl, डबल की जगह क्या कर देना है आपको, सिंगल CH2 और दोनों साइड वैलेंसी को फ्री करके क्या लगा दोगे, N। क्लियर है। नेक्स्ट सेम इसी प्रकार की एक और इकाई CH2 डबल बॉन्ड CH2 और Cl की जगह आप लगा देना CH3। इसका नाम होता है आइसोप्रिन। क्या नाम है, आइसोप्रिन। प्राकृतिक रबर की एकलक इकाई होती है ये, और RBSC बोर्ड में 2-3 बार ये क्वेश्चन पुटअप किया जा चुका है कि प्राकृतिक रबर की एकलक इकाई क्या होती है, आइसोप्रिन। इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे काफी। तो लिखने का तरीका, तो पॉली आइसोप्रिन इसका क्या हो जाएगा, रबर, पॉली आइसोप्रिन, ठीक है। अब ये जो पॉली आइसोप्रिन है इसको खोलकर कैसे लिखूं, तो CH2 डबल की जगह क्या कर दूं, सिंगल, CH, सिंगल की जगह क्या कर दोगे, डबल, ये तरीका सीख लो आप। कार्बन, नीचे CH3 आई जाएगा, डबल की जगह क्या करना है, सिंगल, CH2 और दोनों साइड से वैलेंसी को क्या कर देना है, फ्री, और ये आपका हो जाएगा पॉली आइसोप्रिन। ठीक है, अब मैं यहाँ से हट रहा हूँ और आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये आपकी लगभग मिलती हुई जैसी एक जैसी संरचना है 8, जो आपको एक बार में याद हो जाएंगे रिपीट करोगे तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो और उतारोगे। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। चलो ठीक है। नेक्स्ट एकलक इकाइयाँ, ये टॉपिक मैं इसलिए इतना स्लो ले रहा हूँ क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है। आगे हम थोड़ा सा फास्ट हो जाएंगे। ठीक है, 9 नंबर पर एक इकाई होती है ब्यूना एन और एक होती है ब्यूना एस। पहले ब्यूना एन की बात करें। देखो ब्यू जो शब्द है वो 1,3-ब्यूटाडाइईन से लिया गया है। ब्यू शब्द 1,3-ब्यूटाडाइईन, ना का मतलब होता है सोडियम Na, लेकिन उसको यूज हम यहाँ पर नहीं करते, वो प्रोसेसिंग की बात है। और एन का मतलब होता है एक्रिलोनाइट्राइल, नाम से स्पष्ट है। यदि इसका उच्चारण आपने सीख लिया, ब्यू का मतलब 1,3-ब्यूटाडाइईन, ना का मतलब सोडियम और एन का मतलब एक्रिलोनाइट्राइल, तो एग्जाम में एक शब्द लिखा आएगा ब्यूना एन की एकलक इकाई लिखो, तो उसी में शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है वो तो। ठीक है, तो देखो ब्यू 1,3-ब्यूटाडाइईन, तो 1,3-ब्यूटाडाइईन इसकी एकलक इकाइयों को लिख रहा हूँ 1,3
ब्यूटाडाईन। और दूसरी एकलक इकाई कौन सी है? एक्रिलोनाइट्राइल। लेकिन हिंदी लिखने से कुछ नहीं होता, केमिस्ट्री में फॉर्मूले आने चाहिए। अब 1,3-ब्यूटाडाईन को आप कैसे लिखोगे? तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका हो चुका है 1,3-ब्यूटाडाईन प्लस एक्रिलोनाइट्राइल। अब इसका फॉर्मूला क्या था? तो CH2 डबल बॉन्ड CH और नीचे CN। अब इनका बहुलक बनाना है, बहुलक। तो जोड़कर कैसे बनाओगे इनको? तो तरीका आपको मैंने बता दिया। क्या? डबल खोल दोगे, सिंगल कर दोगे, इधर वैलेंसी खाली, सिंगल को डबल कर दोगे, डबल को सिंगल कर दोगे, यहाँ इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। कैसे? देखो, ये इलेक्ट्रॉन एक इसके पास, एक इसके पास, ये खुलेगा, एक इसके पास, एक इसके पास, ये खुलेगा, एक इसके पास और एक इसके पास। अब देखो, ये दोनों बॉन्ड बना देंगे, यहाँ से ये बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ से ये फ्री और यहाँ से ये फ्री, और पूरे पर क्या लग जाएगा? N। आया समझ में? मैं पहले जैसी इकाई कर रहा हूँ दोबारा से। यहाँ डबल था, यहाँ पर मेरे पास यहाँ डबल था, यहाँ डबल था, यहाँ सिंगल था। अब मैं इसका बहुलक, मैंने बहुलक का नाम तो पहले ही लिख दिया, ब्यूना N। एकलक का नाम नहीं है, बहुलक का नाम है। तो एकलक इकाई आपस में ये दोनों जोड़ोगे, जब बहुलक क्या बनेगा? ब्यूना N। ठीक है, ये बहुलक हैं आपके और ये दोनों आपके क्या हैं? एकलक। तो 9 नंबर पर दो एकलक इकाइयों के जुड़ने से क्या बन रहा है आपस में? ठीक है, तो इन दोनों एकलक इकाइयों का इस तरह से जोड़ा जाता है और जुड़ने पर क्या बनेगा? चलो बोलते जाओ। CH2 डबल की जगह क्या कर दोगे? सिंगल, सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल, और इसको इससे क्या कर दोगे? कनेक्ट कर दोगे। डबल की जगह फिर सिंगल, नीचे CN और इधर वैलेंसी फ्री, इधर फ्री, और क्या लगा दोगे? N। और ये आपका बन गया ब्यूना N। क्लियर है? सेम इसी प्रकार एक और एकलक इकाई होती है 1,3-ब्यूटाडाईन, और इसमें आप जोड़ोगे अब स्टाइरीन। 1,3-ब्यूटाडाईन प्लस स्टाइरीन, दो एकलक इकाइयाँ। अब जोड़ोगे तो क्या करोगे? पहले तो 1,3-ब्यूटाडाईन CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस स्टाइरीन का बताओ CH2 डबल बॉन्ड CH, नीचे क्या जोड़ोगे अब? C6H5। क्लियर है? कैसे कनेक्ट करोगे? चलो बोलते जाओ। यहाँ पर CH2 सिंगल रह जाएगा, CH, यहाँ पर भी CH। ठीक है, अब ये देखो सिंगल हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? डबल। CH से डबल की जगह क्या आ जाएगा? सिंगल CH2। ठीक है, दोनों के बीच में कनेक्टिविटी हो जाएगी। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? CH2 डबल की जगह क्या रह जाएगा? सिंगल। यहाँ पर आपका CH और नीचे C6H5 और पूरे पर क्या लगा दोगे? N। ये आपका बन चुका है ब्यूना S। इस पॉलीमर का नाम क्या है? ब्यूना S। ब्यू का मतलब 1,3-डाईन, ना का मतलब सोडियम Na, और S का मतलब स्टाइरिन। तो टीपने का पूरा जुगाड़ नाम में ही है। क्लियर है? चलो, टीपना नहीं है, याद करना है। तो ये हो गए आपके ब्यूना S और ब्यूना N। ये रबर होते हैं, कृत्रिम रबर। नेक्स्ट 11 नंबर पर मैं लेता हूं कैप्रोलैक्टम। ये एकलक इकाई है। अब कैप्रोलैक्टम क्या होता है? एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, और ये कैसे बनाई जाती है? आपको ये बॉन्ड याद रखना है, C डबल बॉन्ड O NH, C डबल बॉन्ड O NH। याद करो, ऐसा बॉन्ड आपने प्रोटीन में पढ़ा था, प्रोटीन में एमाइड बॉन्ड। ठीक है, तो देखो अब इसमें 5 CH2 और जोड़ देने मेरे को। तो 1 CH2, 2 CH2, 3, 4 और 5, और ये कनेक्ट कर देना है, पहला इस कार्बन से और पांचवा नाइट्रोजन से। अब इसको क्या करना है? इसका होता है जल अपघटन। जब इसका बहुलक बनाया जाता है तो बहुलक का नाम होता है नाइलॉन 6। ये बहुलक का नाम है, और ये बनाया कैसे जाता है? यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, तो ये वैलेंसी फ्री और ये वैलेंसी फ्री, भाई ये टूट जाएगा तो एक
फ्री इसके पास और एक फ्री इसके पास, तो ये किसी और से कनेक्ट होगा और ये किसी और से कनेक्ट हो जाएगा। अब लिखोगे कैसे? सबसे पहले लिखो C डबल बॉन्ड, चलो फिर बाद में करेंगे, ठीक है। अब कितने CH2 हैं? 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर लिख लोगे CH2 और कितने CH2? 5, ठीक है। फिर कौन है? NH, ठीक है। अब N पर भी एक बॉन्ड फ्री, तो इधर भी खाली कर दोगे, इधर भी, और पूरे पर क्या लगा दोगे? N, तो यहाँ से ये इस तरह से टूटेगा। याद रखना ब्रेक कहाँ से किया? यहाँ से, CO और NH के बीच में से, और इस तरह से खुल जाएगा और N का मतलब अनेक इकाई हो जाएंगी और इसका नाम होगा नायलॉन 6। धागा होता है नायलॉन का, ठीक है। तो ये धागे नुमा होते हैं और पॉलीएमाइड आप इनको कह सकते हो, क्योंकि CONH बॉन्ड N हो गए तो एमाइड बॉन्ड तो बोलते ही हैं, और पॉली यानी अनेक, तो पॉलीएमाइड बोला जाएगा इनको, ठीक है। इसी प्रकार एक होता है आपका, दो एकलक इकाई आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। कौन कौन सी दो इकाई? एक तो होती है हेक्सा मैथिलीन, हेक्सा मैथिलीन डाई एमीन, हेक्सा मैथिलीन डाई एमीन प्लस एडिपिक अम्ल, हेक्सा मैथिलीन डाई एमीन प्लस एडिपिक अम्ल। ये दो एकलक इकाई आपस में कनेक्ट रहती हैं, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुलक का निर्माण होता है नायलॉन 6,6, 6 बोल दिया जाता है। अब ये 6 बोलने का कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, या ऊपर 6 लिख रहा है इसका कारण क्या है? कार्बन एटम, 5 कार्बन तो ये हो गए और 1 कार्बन ये रहा, तो 6 लिखा जाएगा। कार्बन एटम की संख्या को दर्शा रहा है। 6 का मतलब 2 बार कार्बन हो जाएंगे, तो हेक्सा मतलब 6, मैथ यानी कि 1 कार्बन, मैथ का मतलब 1 कार्बन, तो मैथ वाले कार्बन एक एक हैं कितनी बार? 6 बार, तो हेक्सा मैथिलीन डाई एमीन, 2 बार एमीन समूह। अब एमीन क्या होता है? तो एमीन होता है NH2, एमीन क्या होता है? NH2। हेक्सा मैथिलीन, मैथिलीन यानी कि CH2, जैसे याद करो एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 बोला था, ऐसे ही मैथिलीन तो CH2, मैथ का मतलब 1 कार्बन होता है, और 6 बार यानी कि 6, हेक्सा का मतलब क्या होता है? 6, और डाई एमीन तो 1 एमीन तो ये रहा NH2 और 1 और एमीन, तो ये तो हो गई आपकी हेक्सा मैथिलीन डाई एमीन। क्लियर? नाम से कंपाउंड को बनाना सीखो। एडिपिक अम्ल ये आपको याद ही करना है, जब मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाऊंगा चैप्टर में तो एक ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे इस साल IUPAC नाम भी पुटअप किए गए हैं, ठीक है। तो एडिपिक अम्ल का फॉर्मूला आपको याद रखना है, C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड है, 4 CH2 हैं और फिर C डबल बॉन्ड OH, डाई ओइक अम्ल है ये, 2 बार ओइक, C डबल OH को बोलते हैं ओइक एसिड, तो डाई ओइक एसिड है, तो COOH, CH2 के 4 मॉलिक्यूल COOH, ठीक है। तो COOH CH2 का होल 4 COOH, और ये क्या हो जाएगा? NH2 CH2 का होल 6 NH2। हेक्सा मैथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल आपस में कनेक्ट होंगे और कनेक्ट होकर क्या बनाएंगे? आपका नायलॉन 6। बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 4 या 5 बार पूछा जा चुका है। तो देखो क्या करोगे, इधर से मैं क्या करता हूँ, एक H को यूँ खोल कर लिख देता हूँ, इधर भी एक H को खोल कर लिख देता हूँ। क्लियर है? तो क्या होगा, यहाँ से तो देखो H बाहर हो जाएगा भाई, आपस में N मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो इधर से भी कनेक्ट होगा वो और इधर से भी कनेक्ट होगा, तो इधर से तो किसको बाहर निकलना है? H को, ठीक है, H रिमूव होगा। यहाँ से भी किसको? H को, और इधर से कौन? OH। तो यहाँ से कौन रिमूव होता जा रहा है आपका? इधर से H रिमूव हो गया, इधर से आपका H और OH रिमूव हो जाएगा, और उधर से H गया है तो इधर से कौन जाएगा? OH, तो H2O, यहाँ से भी H2O बाहर। अब ये आपस में क्या कनेक्ट हो जाएंगे? कैसे कनेक्ट हो जाएंगे देखोगे ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। यहाँ से क्या रह जाएगा आपका? NH, ये वैलेंसी आपकी क्या हो चुकी है? फ्री, ठीक है। ये वैलेंसी आपकी H गया तो भाई वैलेंसी खाली हो गई। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH2 के कितने हैं? 6, फिर NH2 था, H गया तो क्या बचा? केवल NH बचा। क्या बचा? NH बचा। H गया, OH गया, बाहर निकल गए। सीधा NH से कौन जुड़ेगा? C डबल बॉन्ड O जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा? C डबल बॉन्ड O जुड़ेगा, ठीक है। और C डबल बॉन्ड O से सीधा कौन जुड़ेगा? CH2 का होल 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद C डबल बॉन्ड O,
और यहाँ से आपको पता है OH जा चुका है, इधर से H जा चुका है, तो इधर भी वैलेंसी क्या हो जाएगी, फ्री, और पूरे पर क्या लगा दोगे, N मॉलिक्यूल। N का मतलब इनफाइनाइट मॉलिक्यूल। और ये आपका क्या बन चुका है, नायलॉन 66। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलीमर होता है नायलॉन 66, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक संगनन बहुलक है। पढ़ेंगे अभी संगनन क्या होता है, योगज क्या होता है। योगज जिसमें केवल योग होता हो, कुछ भी बाहर नहीं निकले, केवल योग हो जाए। जैसे इसमें देखो, ये वाला और ये वाला आपस में जुड़ा, सीधे जुड़ गए, कुछ बाहर निकला क्या, नहीं, योगज बहुलक। संगनन बहुलक, ये जुड़ा और ये जुड़ रहा है, जुड़ने के साथ साथ H2O बाहर निकल रहे हैं। मतलब जब दो एकलक इकाई आपस में जुड़ती हैं केवल और कुछ भी बाहर नहीं निकलता, तो उसे योगज बहुलक बोलते हैं। और यदि दो इकाई आपस में जुड़ें और साथ में कुछ जल के अणु, HCl के अणु या छोटे अणु बाहर निकलें, तो उसे बोला जाता है संगनन बहुलीकरण, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे हम डिटेल में। तो ये आपको समझ में आया होगा, आई होप। तो नायलॉन 66 की हो गई, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको उतार लोगे, ठीक है। मैं इरेज कर रहा हूँ, चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक बात और याद रखोगे, जैसे ये 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल है, तो मैंने ब्यूना एन लिखा है, ठीक है। तो इस ब्यूना एन का नाम ये भी हो सकता था क्या, कि एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर, ये भी इसको बोला जाता है। और ब्यूना एस जो लिखा है, इसका नाम होता है स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, ये भी इसको बोल दिया जाता है, ठीक है। तो ये इनके नाम और होते हैं। चलो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट जो यूनिट में ले रहा हूं यहां पर 13 नंबर पर, वो आपकी ले ली जाती है। देखो, दो एकलक इकाई होती है, एक तो होती है एथिलीन ग्लाइकॉल प्लस टरपिथेलिक या टेरेपिथेलिक अम्ल भी बोल दिया जाता है, टरपिथेलिक अम्ल। इन दोनों का जब संयोग होता है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुलक टेरिलीन या डेक्रोन का क्या होता है, निर्माण होता है। अब टेरिलीन के धागे आते हैं, टेरिलीन के कपड़े आते हैं, टेरिकोट टेरिलीन, तो आपने सुना ही होगा नाम, ठीक है। तो ये भी धागे होते हैं। अब एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला क्या होता है, तो OH CH2OH प्लस टर्पिथेलिक अम्ल क्या होता है, तो ये भी एक डाइओइक अम्ल ही होता है, OH, और CH2 के जो 4 लगाए थे उसकी जगह एक बेंजीन रिंग लगा दी जाती है, ठीक है। अब इसके भी N मॉलिक्यूल, इसके भी N मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते चले जाते हैं। जुड़ने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। क्या तरीका है, यहां से कौन बाहर निकल जाएगा, OH पूरा, या फिर H, केवल H, या फिर OH, कुछ भी बाहर निकाल लो, वो तो उधर से इस बच जाएगा। तो इधर से H निकल गया मान के चलो, तो इधर से क्या जाएगा, OH। अब OH और इधर से केवल H, क्योंकि H2O बाहर निकलना है। इधर से H गया तो इधर से कौन जाएगा, आपको पता है, OH पूरा। हाँ, यदि उधर से पूरा OH गया होता तो इधर से केवल क्या जाता, H, ठीक। अब ये आपस में कनेक्ट होते हैं, और जब ये कनेक्ट होंगे तो क्या बनेगा, देखोगे ध्यान से, इधर से क्या आ जाएगा, केवल O, बैलेंसी क्या हो चुकी है, फ्री, H गया ना। फिर सिंगल बॉन्ड CH2, तो यहां पर CH2, फिर CH2, फिर इस बॉन्ड से कौन जुड़ जाएगा, OH जा चुका है, H जा चुका है, सीधा O जुड़ेगा, तो यहां पर O। फिर O के बाद C डबल बॉन्ड O, फिर ये बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के बाद
C डबल बॉन्ड O, और ये पूरे पर क्या लगा दोगे आप, N, क्योंकि इसके भी N यूनिट है, इसकी भी N यूनिट है, तो ये आपका टेरिलिन या डेक्रोन बन जाता है। अब जैसे इसको RCOOR, ये एस्टर होता है, डाई एस्टर बोलते हैं इसको हम, तो ये एस्टर है, और इधर से तो डाई एस्टर, वो सॉरी डाई एस्टर नहीं, पॉलीएस्टर, अनेक ऐसे बॉन्ड बनते जाएंगे, N लग रहा है ना, N का मतलब अनेक, तो ये पॉलीएस्टर होता है एक तरीके से। ठीक है, पूछ लिया जाए पॉलीएस्टर का एग्जाम्पल लिखो तो टेरिलिन या डेक्रोन, डाईएमीन का पॉलीएमाइड का एग्जाम्पल लिखो नायलॉन 6, ये दोनों पॉलीएमाइड थे आपके। ठीक है, चलो नेक्स्ट 14 नंबर पर देखो, एक होता है बेकेलाइट, ये काफ़ी बड़ी स्ट्रक्चर होती है और इसका फॉर्मेशन 3 स्टेप में किया जाता है। तो इसकी एकलक इकाई मैं यहाँ पर आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर में हम जब बेकेलाइट पढ़ेंगे तो डिटेल में वो तीनों इकाई जुड़कर बेकेलाइट कंप्लीट बनता है, तो वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसमें क्रॉस लिंकेज की जाती है एक्चुअली, तो उसको हम छोड़ देते हैं बेकेलाइट को, क्योंकि वो चैप्टर के अंदर ही पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर सरफेस पर केवल इनको नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब बात करते हैं, कुछ जीवों के द्वारा अपघटित होने वाले बहुलक होते हैं। जीवों के द्वारा अपघटित होने वाले बहुलक, जैसे मान के चलो आज तुम प्लास्टिक यूज करते हो, पॉलीथीन जो होती है प्लास्टिक की थैली, उसको लेके तुम जमीन में गाड़ दो, 10 साल बाद भी वो एज इट इज निकल जाएगी, उसका विघटन नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि प्रदूषण उत्पन्न होने लग गया है कि इनका विघटन तो होता ही नहीं है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए क्या किया गया है, कुछ जीवों के द्वारा अपघटित होने वाले बहुलक बनाए गए हैं। जीवों के द्वारा जब ये बहुलक अपघटित हो जाते हैं तो इनका यूज भी बढ़ गया है। जैसे आजकल टाँके आपने देखे होंगे, हॉस्पिटल्स में जो टाँके लगाए जाते थे, पहले उनको कटवाने भी जाना पड़ता था, लगवाने भी जाना पड़ता था। आजकल टाँके ऑटोमेटिक गल जाते हैं। हड्डियों के अंदर कई स्क्रू वगैरह जो डाले जाते हैं हड्डियों को जोड़ने के लिए, वो ऑटोमेटिक लगा दिए जाते हैं और समय के साथ गलते चले जाते हैं। तो आजकल क्या, जीवों के द्वारा अपघटित होने वाले बहुलकों का यूज बढ़ने लग गया है, और ये धीरे धीरे जीवों के द्वारा या सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया वगैरह के द्वारा अपघटित हो जाते हैं। तो कुछ जैव अपघटनी बहुलक भी होते हैं। ठीक है, तो उनकी एकलक इकाई क्या है, कौन से बहुलकों की एकलक इकाई है, जैव अपघटनी बहुलक, इनकी एकलक इकाई की बात करेंगे अब। तो पहली एकलक इकाई होती है लैक्टिक अम्ल, या फिर लैक्टाइड पढ़ेंगे यहाँ पर हम। अब लैक्टाइड या लैक्टिक अम्ल की जो एकलक इकाई है, इसके लिए आप सबसे बढ़िया याद करोगे इस तरह से CH3। ठीक, इसी प्रकार इसी की सीध में डबल बॉन्ड CH3, इतना तो कर लोगे। यहाँ से लगाओगे इधर की साइड एक ऑक्सीजन, यहाँ से इधर ऑक्सीजन, और दोनों को कनेक्ट कर देना, ये आपकी क्या बन जाएगी, एक रिंग बन जाएगी। ठीक है, नहीं आया समझ में, एक बार और देखो। सबसे पहले कार्बन है, उस पर डबल बॉन्ड, नीचे भी एक कार्बन है, उस पर डबल बॉन्ड, रिंग बनानी है मेरे को। इधर एक ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन, इधर कार्बन से CH3 है, और इधर कार्बन से CH3 है, और ये आपस में कनेक्ट कर दिया। अब इसकी वैलेंसी 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, और यहाँ पर भी एक क्या होगा, हाइड्रोजन। तो ये बनाने के लिए मैंने कहा है आपसे। ठीक है, मैंने सिंपल वे में क्या बना दिया था, पहले देखोगे डबल बॉन्ड, इधर CH3, डबल बॉन्ड, इधर CH3, इधर एक ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन, दोनों को आपस में क्या करवा दिया मैंने, कनेक्ट करवा दिया। ठीक है, तो ये इस प्रकार की आपकी क्या बन जाती है, स्ट्रक्चर बन जाती है। ये लैक्टाइड या लैक्टिक एसिड है। अब इसमें होता क्या है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, ये रिंग आपकी टूटती है 2 जगह से। कौन सी 2 जगह से, या तो यहाँ से ये टूटेगी, या तो यहाँ से टूटेगी, या फिर यहाँ से टूटेगी। 2 पॉइंट कौन से हैं, मैं देखो ग्रीन कलर से बता रहा हूँ आपको, या तो ये यहाँ से टूटेगी, या फिर ये यहाँ से टूटेगी। क्लियर है, एक चीज़ चेक करना, इस कार्बन से नोट करते जाओ, या फिर इससे नोट करो, कार्बन पर डबल बॉन्ड हो, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन CH3, फिर कार्बन पर डबल बॉन्ड हो, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन पर, तो सेम साइकिल चलती जा रही है, मतलब ऊपर नीचे बिल्कुल सेम है यदि यहाँ से देखोगे आप तो। ठीक है, लेकिन POS वगैरह नहीं है जो अपन स्टीरियो में पढ़ेंगे आगे त्रिविम रसायन में। तो देखोगे आप, इसको मैं चलो यहाँ से तोड़ रहा हूँ, यहाँ से तोड़ूंगा तो इसकी बैलेंसी फ्री और इसकी बैलेंसी फ्री हो चुकी है। तो जब बैलेंसी फ्री हो गई है तो देखो क्या बनेगा, ध्यान से देखना भाई। ठीक है, चलो मैं यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक,
या फिर ऑक्सीजन से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, पेन बदल देता हूँ, ऑक्सीजन से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने ये ऑक्सीजन लिखा, ऑक्सीजन से नीचे क्या है, कार्बन CH, ठीक है, क्या है ये, कार्बन। आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा हो तो 1 मिनट का टाइम और लगेगा, उसी तरह से बना लो आप। C डबल बॉन्डो, इधर ऑक्सीजन, इधर CH पर क्या था, एक CH3, नीचे C डबल बॉन्डो, इधर CH से क्या था, CH3, और इधर ऑक्सीजन। ये इस तरह से, यदि आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो मैंने यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया इस जगह से, ठीक। ब्रेक करने के बाद अब देखते जाओ ध्यान से, क्या है ये, ऑक्सीजन मैंने लिख लिया, फिर CH ये लिख लिया, CH पर क्या जुड़ा हुआ है, CH3 ये वाला, फिर इस CH से कौन है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है यहाँ तक। फिर इससे कौन है, ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन से कौन है, CH, CH से कौन, CH3, CH3 से फिर आगे कौन, C डबल बॉन्ड O, इधर भी वैलेंसी फ्री, इधर भी वैलेंसी फ्री, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अच्छा अब एक चीज बताओ, यहां से यहां तक N लगा दूं क्या, यहां से यहां तक N लगा दूंगा तो आप एक चीज नोट करना, देखो ध्यान से, मैंने जो पहले बताना चाह रहा था आपको, यहां से यहां तक कंपाउंड को देखो और यहां से यहां तक कंपाउंड को देखो, तो क्या सेम इकाई नहीं है, O O CH CH CH3 CH3 C डबल बॉन्डो C डबल बॉन्डो, तो बार बार वही चीज तो रिपीट हो रही है। और N का मतलब ये थोड़ी है कि 10 इकाई लिख दी, 10 के बाद N लगा दो, एक पर N लगाने का मतलब वही बार बार रिपीट हो रही है। तो इस तरह से यहाँ N मत लगाओ आप N मॉलिक्यूल कहाँ लगा दो, N मॉलिक्यूल आप एक इकाई रिपीट हो रही है वहीं से लगा दो, बाकी का चलने दो इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, पॉली लैक्टिक एसिड। ये आपकी गलने वाली चीज़ है जो टाँके वगैरह लगाने में और इनमें बहुत यूज में ली जाती है, हॉस्पिटल्स के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा यूज में आते हैं ये सभी जैव निम्नीकृत बहुलक जो होते हैं। दूसरा ग्लाइकोलिक एसिड, ग्लाइकोलिक अम्ल, ठीक है। यही इकाई दोबारा बना दो, कैसे, C डबल बॉन्डो C डबल बॉन्डो, इधर से आप ले लोगे ऑक्सीजन, इधर से ऑक्सीजन, इधर से CH2, ध्यान देना क्या बोला, CH2 मतलब CH3 नहीं है, बस केवल इनका अंतर है, ये नहीं है। तो जब ये CH3 हटेगा तो वैलेंसी के लिए यहाँ 2 कर दिया, और ये हटाया तो यहाँ 2 कर दिया, ये बन गया। और बनेगा क्या, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। तो यहीं से फिर तोड़ दो, देखो ऑक्सीजन, ठीक है, फिर इससे CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर ऑक्सीजन, फिर CH2, फिर C डबल बॉन्ड, और यहाँ से तोड़ चुका हूँ तो इधर फ्री, इधर फ्री, पूरे पर N मत लगाना, क्या बताया, जहाँ से रिपीट हो रही है वहाँ N लगा दो। अब ये मत कहना ये ऑक्सीजन नीचे लगाया या ऊपर, कहीं लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है, PGA बोल देते हैं शॉर्ट में, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है, PGA। और ये PLA, पिल्ला मत कह देना, पॉलीलैक्टिक एसिड। थर्ड एक होता है कैप्रोलैक्टम, से हमने नायलॉन 6 बनाया था, एक होता है कैप्रोलैक्टोन, वो लैक्टम था, ये लैक्टोन है वही है, क्या, C डबल बॉन्डो, और यहाँ पर पहले NH लगाया था उसकी जगह O लगा देना, और 5 CH2 आपको लगा देने फिर से, एक CH2, 2 3 4 5, यहाँ से बॉन्ड तोड़ना है। बॉन्ड तोड़ोगे तो देखो ये ऑक्सीजन, कितने CH2, 5 CH2, इधर C डबल बॉन्ड O, कंटिन्यू 5 लिख दिए, इधर से भी फ्री, पूरे पर क्या लगा दोगे N, और ये कैप्रोलैक्टोन से क्या बन जाएगा आपका, पॉली कैप्रोलैक्टोन, क्या बन जाएगा, पॉली कैप्रोलैक्टोन, ठीक है। चलो मैं ऊपर से रेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेकर आप उतार लोगे, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं, एथिलीन ग्लाइकोल प्लस टरथैलिक अम्ल, टेरिलीन या डेक्रोन हमने बनाया था इससे। नंबर 3 के बाद नंबर 4 पर एक होता है
नायलॉन 2, नायलॉन 6, नायलॉन 2, नायलॉन 6। ये मैंने बहुलक इकाई लिख दी है, सॉरी, ठीक है, एकलक लिखनी थी मेरे को, एकलक। ये आपकी बनेगी ग्लाइसिन। याद करो, एकमात्र ऐसा एमिनो एसिड जो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता वो कौन है? ग्लाइसिन, अल्फा एमिनो एसिड में बताया था, प्रोटीन। प्लस कैप्रोइक अम्ल, कैप्रोइक अम्ल। तो ग्लाइसिन का फॉर्मूला होता है आपका NH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। यह आप पहले से ही जानते हो, कहाँ पर पढ़ लिया था हमने? अल्फा एमिनो एसिड में। प्लस इसमें आप क्या करोगे? कैप्रोइक अम्ल, इसका फॉर्मूला भी क्या होता है? NH2 CH2 का होल 5 C डबल बॉन्ड OH। अब आपको पता है इन दोनों को जोड़ा कैसे जाएगा? कैसे? यहाँ से कौन बाहर निकलेगा? नायलॉन 6 बना चुके हो इस टाइप का, H, यहाँ से OH, यहाँ से H और यहाँ से पूरा OH। दोनों को चिपकाना है। H2O बाहर निकल रहा है, कौन सा बहुलक है? चिपकने के साथ साथ कुछ और बाहर निकले, संघनन, केवल चिपके योगज। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका NH, इधर से आपका CH2 C डबल बॉन्ड O, ये आपका OH, यहाँ से सॉरी गलत लिख दिया मैंने, C डबल बॉन्ड OH तो यहाँ से गया, H गया, सीधा कौन जुड़ेगा? NH, NH के बाद CH2 का होल 5, यहाँ से C डबल बॉन्ड O, इधर से भी फ्री, इधर से भी फ्री, और पूरे पर क्या लगा दोगे? N, और इसका नाम क्या होगा? नायलॉन 2, नायलॉन 6। नायलॉन 2, नायलॉन 6 क्यों बोला? क्योंकि इस इकाई में 2 कार्बन है तो नायलॉन 2, और इस इकाई में 5 और 1 6 कार्बन है तो नायलॉन 6, नायलॉन 2 को नायलॉन 6। क्लियर? और लास्ट एंड फाइनल आपका आ जाता है 5 नंबर पर बीटा हाइड्रोक्सी। अरे फिर से मैं वही गलती कर रहा हूँ, बहुलक का नाम मैं पहले लिख देता हूँ, एकलक इकाइयाँ बाद में लिख रहा हूँ। पहले एकलक चल रही हैं, ध्यान से उतर जाती है बात, आप ध्यान रखना, ठीक है, एग्जाम आपको देनी है। चलो, एकलक इकाई यहाँ पर होगी आपकी 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल प्लस 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल। लास्ट इकाई है, और तुम्हें पता है एंड तो खतरनाक होता ही है, बड़ा नाम है काफ़ी। 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल और 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल। अब आपको पता है ब्यूट यानी कि 4 कार्बन, तो 1 2 3 4, ठीक है, एक नीचे लगा देता हूँ, क्यों लगा रहा हूँ वो भी आपके समझ में आ जाएगा। 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल, फिर से 1 2 3 और ये 4 5, 2 नीचे लगा दिए। अब भी आप कहोगे ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो वो आपके 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। 3 हाइड्रोक्सी की वजह से ओनली, 3 हाइड्रोक्सी, तो 1 2 3 पर हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है? OH। पेंटेनोइक अम्ल और 3 हाइड्रोक्सी, तो 1 2 3 हाइड्रोक्सी का मतलब फिर से क्या? OH। बैलेंस ही पूरा करना आप पे आना चाहिए, बॉन्ड प्लस हाइड्रोजन बराबर 4, ठीक है। तो यहाँ पर एक बॉन्ड है, कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3, 1 2 3 बॉन्ड हो गए, इस कार्बन पर हाइड्रोजन कितना आएगा? ओनली 1। इस कार्बन पर 2 बॉन्ड है, कितने हाइड्रोजन आएंगे? 2। इस कार्बन पर एक ही बॉन्ड है, कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3, प्लस एक यूनिट तो हो गई, कौन सी? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल। अब ये लेनी है मेरे को 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल। तो यहाँ पर क्या करोगे? बैलेंस ही पूरी करो, एक बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन, एक और एक 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन, 4 होने चाहिए पूरे, 1 2 3 1 हाइड्रोजन, 1 2 2 हाइड्रोजन, 1 3 हाइड्रोजन, टोटल 4। तो ये हो गई आपकी 3 हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन से पेंट और COOH। अरे रे रे, गलती हो गई। क्या गलती हो गई? मैंने केवल 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन बना दिया है और 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन बना दिया है, और मेरे को चाहिए क्या? ओइक अम्ल। तो गलती सुधारो,
यहाँ से ओएक अम्ल बनाओ भाई, इसे ओएक अम्ल, तो C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ से भी ये C डबल बॉन्ड OH, ये ओएक अम्ल होता है। तो यहाँ से 1 2 3 पर हाइड्रोक्सी, 1 2 3 पर हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन से पेंट और COOH से ओएक एसिड। ठीक है, चलो मैं नीचे वाले को थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, आपके समझ में नहीं आ रहा होगा। अब यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, चलो कहीं OH निकालो, H निकालो, दोनों के लिए आप फ्री हो। मैं यहाँ से चलो H निकाल देता हूँ। यहाँ से H गया तो यहाँ से पूरा क्या जाएगा OH, यहाँ से क्या जाएगा H, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलना है भाई। यहाँ से H गया तो यहाँ से पूरा क्या जाएगा OH, दोनों को कनेक्ट करके लिख दो, लिखो चलो, बोलो। यहाँ से ऑक्सीजन, ये फिर सिंगल बॉन्ड CH, CH से नीचे कौन चिपक रहा है CH3, CH से फिर कौन लग जाएगा CH2, CH2 से C डबल बॉन्ड O, OH गया, H गया, सीधा कौन आएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कौन जुड़ रहा है CH, CH से नीचे कौन चिपक रहा है CH2 CH3, फिर इधर कौन है CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, इधर भी फ्री वैलेंसी, इधर भी, और पूरे पर क्या लगा देना N, और N लगाते ही इसका एक बहुत बढ़िया नाम क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट को, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ब्यूटीरेट नहीं ब्यूटाइरेट, सॉरी ब्यूटाइरेट, और पॉली तो लगाया ही नहीं, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी बेलेरेट, को बीटा हाइड्रोक्सी बेलेरेट, ये इसका एक बहुत छोटा सा क्या होता है नाम होता है। और इसका एक बड़ा सा नाम शॉर्ट फॉर्म में बना सकते हो PHBV, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बेलेरेट, इनको इस तरह से बोला जा सकता है। हिंदी में नाम क्या है, बहुलक का नाम है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी बेलेरेट, ये, और शॉर्ट में PHBV। तो ये आपकी टोटल क्या हो जाती हैं, 1 लाख इकाइयाँ हो जाती हैं। 5 यूनिट मैंने आपको क्या बताई है, जैव निम्नीकृत वाली बताई है, और समथिंग 13 या 14 यूनिट मैंने आपको बताई है जो अजैव निम्नीकृत होती है, मतलब जीवों के द्वारा अपघटित नहीं की जाती है। ये टोटल 18-19 जो 1 लाख इकाई हैं, ये यदि आपको अच्छी तरह से याद हैं तो पूरा चैप्टर आपको याद हो चुका है, ये मानो आप। ठीक है, क्योंकि हम पूरे चैप्टर में बार बार इन्हीं को रिपीट करेंगे, बार बार इन्हीं को रिपीट करेंगे, और इनको रिपीट करते करते हम बहुलक बनाएंगे। ठीक है, बहुलक बनाने की प्रक्रिया बहुलीकरण कहलाती है, और ये आपका यहाँ से 1 लाख इकाई कंप्लीट होती है। अब बात आती है कि जो हमारे पास बहुलक हैं उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इस क्लास में तो हमने ये काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया है। अब आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।